हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक रखने जा रहा हूँ वो है आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो ये जो लास्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्चुअल कम है, इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है। फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंसेप्ट के बिना मतलब इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कल हमारे कुछ व्यूअर्स जो यूट्यूब पे हमारे दूर के व्यूअर्स हैं, जो कुछ आंध्र प्रदेश से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ पंजाब से हैं, राजस्थान और हरियाणा के हैं ही, दिल्ली एनसीआर के हैं, उसमें से एक व्यूअर ने, एक हमारे मतलब जो स्टूडेंट हैं जो फॉलो कर रहे हैं हमें यूट्यूब पे, उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे वीडियो हमारे देखे और बहुत अच्छे मतलब उन्होंने कंसेप्ट उससे लिए। उनको सबसे अच्छा लगा जो ये ट्रिक्स का जो वीडियो है जो अलग से हम निकालते हैं वो, और डॉक्टर की कहानी, डॉक्टर की जुबानी वो। फिर उन्होंने कहा कि सर आप किसी वीडियो में अपने बारे में डिटेल बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे से स्टूडेंट कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, क्लासरूम स्टूडेंट्स, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, बट मैं बाकी सबको बता दूं, जो भी मेरे ऑल इंडिया लेवल पे जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं और मेडिकल बैच को ही पढ़ा रहा हूं। बस मैंने 1 साल +1 +2 सिर्फ पढ़ाए थे स्टार्टिंग में 2000 में, और मेरा नाम मिस्टर पंकज कुमार है। मैं अभी प्रेजेंट में आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, राठ इंटरनेशनल स्कूल के कोचिंग विंग से जुड़ा हुआ हूँ, और माँ गुरुकुल इंस्टीट्यूट कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री पंजाब से जुड़ा हुआ हूँ। ये तीनों कोचिंगों में मैं डिजिटल क्लास भी लेता हूँ, और आकाश इंस्टीट्यूट और राठ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कोचिंग विंग में मैं फेस टू फेस भी क्लास लेता हूँ, यानी क्लासरूम स्टडी करवाता हूँ। जब लॉकडाउन नहीं था तो स्टिल इन दोनों जगह लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है, गुरुकुल में डिजिटल क्लास यानी जूम पे क्लास, ठीक है, वीडियो के थ्रू क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू क्लासेस, ये सब मैं लेता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लगभग 1000 के आसपास ट्रक्स हैं, जो धीरे धीरे मैं आपके मतलब अक्टूबर तक मेरा टारगेट है। ऐसे है तो 6 अक्टूबर तक, लेकिन हो सकता है पूरा मंथ लग जाए। यानी इस साल के लास्ट दिन तक सारे ट्रिक्स, सारे +1 के टॉपिक्स, सारे +2 के टॉपिक्स, सब चीज़ों को, जितने कंटेंट हैं, और बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट आइडियोलॉजी के साथ, बेस्ट टेक्निक के साथ मैं आपके सामने हर टॉपिक को रखूँगा। उसके बाद सेकेंड जो मेरा मकसद है, जो मेरा मिशन है, वो ये है कि टेलीग्राम पे हर चैप्टर का नोट्स डालूँ। धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेस्ट वीडियो तो बहुत लोगों का होता है कि नहीं, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले धाकड़ सब हैं दुनिया में, लेकिन आप ये जानिए कि बायोलॉजी के हर टॉपिक पे वीडियो बना के डालना, वो मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। आप किसी भी टीचर का खोजिएगा, हर टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली इंडिया में जो टीचर होते हैं बायो के, वो या तो बॉटनी से एमएससी होते हैं या जूलॉजी से एमएससी होते हैं। जनरली बहुत कम होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायोकेमिस्ट्रिस्ट होते हैं। एक्चुअली में ये तीनों सब्जेक्ट से अगर कोई एमएससी करते हैं, वो बॉटनी भी पढ़ते हैं, जूलॉजी भी पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और मेरा मानना है कि बायोलॉजी के एक कंप्लीट टीचर को बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों का नॉलेज इक्वली होना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट टीचर कहलाता है। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ, आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो मैं और जोश से काम करता हूँ, और मुझे लगता है 3 महीने के अंदर, मात्र 3 महीना भी हुआ है, 100 दिन के आसपास, और उसमें आपने बहुत सपोर्ट किया है।
तो उसी जोश के बदौलत मैं इतना वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने में सेटिस्फाइड हूँ कि मैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ, खास करके यूट्यूब के लिए, मतलब यूट्यूबर के मतलब के रूप में, और हम अपने व्यूअर के लिए। मैं उस बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ जिस बच्चे के पास आज के डेट में मनी नहीं है अच्छे अच्छे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और जिनके पास साधन नहीं है। बहुत अननोन नंबर से भी मुझे कॉल आते हैं, बहुत अननोन नंबर से भी मुझे मैसेज आते हैं कि सर मुझे ये बताओ। मैं उनका नाम भी नहीं पूछता हूँ, पहले आंसर बताता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ, ठीक है। चलिए अब तो देखिए, जो टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कहानी, ठीक है, बहुत ही रईसी वाली है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कहानी बहुत ही रईसी वाली है और इसमें एक से एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में, हो सकता है 10 से 15 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको कुछ पेज नंबर के साथ मैं भेजूंगा, जिसमें एनसीईआरटी का पेज होगा, उसमें कुछ कलेक्शन होगी, अच्छी अच्छी लाइनें, अलग से इंफॉर्मेटिव लाइनें होगी, कुछ एक्स्ट्रा लाइनिंग होगी, उसके साथ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहला वर्ड जो है जीनोम, उसको आप समझिए, ठीक है। कहते हैं जीनोम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम, इज नोन एज जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। ओके, यानी हम लोग में 2 हैप्लॉइड सेट होते हैं, 23 का एक सेट, 23 का एक सेट। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग में 2 जीनोम है, ठीक है। और किसी एक हैप्लॉइड सेट पे आप टोटल नंबर ऑफ जीन निकाल लीजिए तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग में 30,000 जीन है। कितने जीन है? 30,000 जीन। और एक जीन में जनरली 3,000 बेसिस होते हैं। कितने होते हैं? 3,000 बेसिस। तो आप समझ सकते हैं 3,000 को 30,000 से गुना कर लीजिए, मजा आ जाएगा, करके देखिए, ठीक है। तो उतने बेस होंगे, ठीक है। अब आइए, कहता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। कहता है कि मतलब हाथी के गले में सोने का चेन डालने वाला तो कोई अमीर आदमी ही होगा। तो कहता है कि ये रईसी वाला प्रोजेक्ट है, इसको कोई रईस कंट्री ही करेगा। और वो किसने किया मालूम है? यूएसए ने किया, अमेरिका ने किया। उसके इतना पैसा किसके पास है, ठीक है। तो कहता है स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी दोनों ने मिलके ये मिशन को स्टार्ट किया, ठीक है। कितना एक्सपेंसिव था इसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे, ठीक है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की? मतलब ये सवाल उठता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों जरूरत पड़ी? कहता है जीनोम तो हमने समझा दिया, बट ये प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहता है मात्र 2% जीन प्रोटीन को कोड करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोटीन होती है, और 98% जीन जो होता है वो किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो आप ये जानिए जो जीन है ना, उस जीन का, और ये जीन होता कहां पे है? ये जीन क्रोमोसोम के ऊपर होता है। क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ जीन। क्रोमोसोम सवारी गाड़ी है, उस पे जीन बैठा रहता है। एक पार्टिकुलर सीट पे अलग अलग जीन रहते हैं, उस पार्टिकुलर सीट को लोकस बोलते हैं। उस पार्टिकुलर सीट को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। कहता है उस पार्टिकुलर सीट को लोकस बोलते हैं। हर जीन का एक फिक्स लोकस होता है, ठीक है। तो आप समझिए, और वो जीन किस पे होता है? क्रोमोसोम पे। और वो क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। इसी को तो आप बोलते थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
जो हमने पढ़ा था जेनेटिक्स पार्ट 1 में। क्लियर है? तो कहता है कि ये जीन का जो पोजीशन होता है उसमें अगर किसी भी ढंग का चेंज हो जाए, जीन के नंबर में चेंज हो जाए, जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, जीन के सीक्वेंस में चेंज हो जाए, तो वो जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। कैरेक्टर नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगा, जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक एरर्स हो जाएगा, ठीक है, और डिजीज या सिंड्रोम हो जाएगा। तो जेनेटिक डिजीज हो या जेनेटिक सिंड्रोम हो, उसका कॉज यही है, ठीक है, उसका कॉज यही है। उसका कॉज है डीनेचुरेशन, यानी कि उसका कॉज है जेनेटिक इम्बैलेंस, ठीक है, जेनेटिक बैलेंस नहीं, जेनेटिक इम्बैलेंस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो आइए देखिए, यानी कि जेनेटिक इम्बैलेंस को सही करना, जेनेटिक डिसऑर्डर को सही करना, जेनेटिक डिजीज को सही करना, जेनेटिक सिंड्रोम को सही करने के लिए हर जीन का अलग अलग क्या कैरेक्टर है, कि क्या इफेक्ट है, क्या उसके प्रेजेंस का इफेक्ट है, क्या उसके एब्सेंस का इफेक्ट है, इसको जानना और ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छे अच्छे जीन को इंट्रोड्यूस करना, डिफेक्टिव जीन को हटाना, ये सब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जानकारी होगी तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। हमें बायोटेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान हो और हमें ये पता ही नहीं होगी कि कौन सा जीन कौन सा काम कर रहा है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गई पॉइंट? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इसलिए आवश्यकता पड़ी, इसलिए इस पे पैसे पानी की तरह बहाया गया। आइए देखते हैं, कहता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रोजेक्ट ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल सिंपल सा लाइन। मेगा प्रोजेक्ट, ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था। क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं? एट दैट टाइम एस्टिमेटेड, ये सोचा गया कि भाई ह्यूमन के अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर है, 3 × 10⁹ बेस पेयर है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? 3 × 9 बेस पेयर, ठीक है, क्लियर। ये बेस पेयर कहते हैं, बेसिस। और एक बेस पे जो कॉस्ट था वो लगभग $3 का था। तो आप समझ सकते हैं इतना बेस, ठीक है, और एक बेस पे $3 खर्चा, तो लगभग $9 बिलियन खर्चा का ये प्रोजेक्ट था। इसलिए इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया मेगा प्रोजेक्ट। क्या बोला गया? मेगा प्रोजेक्ट। क्लियर है पॉइंट? कहता है 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1990 में स्टार्ट किया गया था और जानते हैं इसकी टाइम फिक्स कर दी गई थी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स थी कि भाई ये पूरा प्रोजेक्ट 13 साल में पूरा हो जाएगा। तो 1990 में स्टार्ट की गई और बोला गया 13 साल में पूरा हो जाएगा। तो बताइए कितना साल में खत्म हो जाना चाहिए था? 2003 में 13 साल, बट ये जाके 3 साल और लेट लगा। लेकिन अमेरिका है, जो कहता है वो करता है, कभी कभी जो नहीं कहता है वो जरूर करता है। ओसामा बिन लादेन को घर से उठा के ले गया, ठीक है, और भनक तक नहीं लगी प्यारे पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये भी आप देखिए, ठीक है। तो अमेरिका है भाई, ठीक है, लेकिन ये जानिए कि ये भारत और पाकिस्तान, ये जो आज दुश्मन है ना, उसमें कुछ अमेरिका का भी हाथ है। करेंगे कभी राजनीतिक बातें, और हर आदमी में एक राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। और राजनीतिक जागरूकता का मतलब है कि आप किसी के पक्ष में बोल सकते हैं, किसी के विपक्ष में बोल सकते हैं। ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस पर कोई सरकार नहीं रोक लगा सकती है, और आपको बोलना चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना भी चाहिए। आपका हर चीज में अपनी एक लाइन होनी चाहिए, अपनी एक स्टैंड होनी चाहिए। बिल्कुल इग्नोर करके चलना भी मुर्दों के बराबर है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक। चलते हैं आगे, फिर करेंगे कभी बात। अब देखिए, कहता है कि 1990 में कहता है एस्टिमेटेड टाइम प्रोजेक्ट का क्या था? 13 साल। 2003 में पूरा होना चाहिए, बट हुआ कितना? 2006 टाइम वाज यूज्ड। कहता इसमें थोड़ा सा नॉलेज हेल्प लिया गया, किसका मालूम है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं,
जो भी सर्वे का डाटा होता है, किसी डिजीज के सर्वे का डाटा, जैसे कोविड-19 है, ठीक है, इसके जितने भी डाटाबेस बन रहे हैं वो सबको कंप्यूटराइज किया जा रहा है। कौन सा जीन अफेक्टेड हो रहा है, कौन सा म्यूटेंट जीन कोविड-19 में है, उसका वैक्सीन बनाना क्यों इतना आसान नहीं है, ये सब चीज के डाटा को कलेक्ट करके रखा जा रहा है और उसको बाद में देखा जाएगा। जीन सीक्वेंसिंग पे क्या असर पड़ रहा है, क्या ये ह्यूमन बॉडी के सेल के जीन में भी म्यूटेशन कॉज कर रहा है, ये सब चीज को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, और इसका बाद में यूज किया जाएगा। इससे भी अगर कोई बड़ा पेंडेमिक आएगा उसमें इसके लिए जो वैक्सीन बनाया जा रहा है हो सकता है वहां काम आ जाए। आप देखते हैं अभी इसमें कौन काम आ रहा है, मलेरिया का दवा, इसमें काम आ रहा है आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यून सिस्टम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको कोरिलेट किया जाता है। तो अगर आप किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, उसके इफेक्ट के लिए, या जीन के सीक्वेंसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप कंप्यूटराइज करके डाटा को सेव करके रखते हैं और उसको वक्त बेवक्त यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है डाटा इनकॉर्पोरेटेड सॉफ्टवेयर यूज्ड, ठीक है, इन स्टोर डाटा रिलेटेड टू जीन एंड इट्स सीक्वेंस, ठीक है। कहते हैं इन सब चीजों के लिए एक और चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दुनिया में, कहता है उसका नाम है NCBI, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जीन का असल खेल में तो बायोटेक्नोलॉजी में होता है, बट यहाँ पे हम पर इसलिए रहे कि जीन के बारे में सब कुछ यहीं पे जाने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसलिए अब आइए, कहता है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर देखने की बात हो, हमारे, अच्छा ये इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही कर लें। हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है, जब अगर बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल जीन की संख्या जो है हमारे जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में टोटल जीन की संख्या जो 30,000 है, 30,000 है, और एक जीन में जो एवरेज होती है नंबर ऑफ बेसिस वो होती है 3,000। तो 3,000 बेसिस, ठीक है, वन जीन में होती है, वन जीन में होती है, ठीक है, 3,000 बेसिस। बट एक सबसे बड़ा जीन आपके बॉडी में क्या मालूम है? डिस्ट्रोफिन। क्या है? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जो जीन है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बेसिस है। एवरेज नंबर ऑफ बेसिस कितने होते हैं? 3,000। इसको जरूर आप नोट कीजिएगा। एक जीन में एवरेज नंबर ऑफ बेसिस जो होती है वो होती है 3,000। टोटल जीन की संख्या होती है 30,000, ह्यूमन की बता रहा हूं। बट एक जीन ऐसा है डिस्ट्रोफिन जिसमें 2.4 बिलियन बेसिस है, ठीक है, क्लियर। यानी डिस्ट्रोफिन जीन में 2.4 मिलियन बेस है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जीन वही है। अगर आपको यहां पे दो क्वेश्चन और पूछे तो आपको पूछे कि ये बताइए कि सबसे जीन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन रखने वाला क्रोमोसोम कौन है? आप बोलिएगा क्रोमोसोम 1, ठीक है, क्रोमोसोम 1। आप बोलिएगा क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम पे लोएस्ट नंबर ऑफ जीन। और आपको मैंने पहले ही बताया, वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाई क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कहता है वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उनको बोलते हैं होलेंड्रिक जीन। क्या बोलते हैं? होलेंड्रिक जीन। वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? होलेंड्रिक जीन, ठीक है, होलेंड्रिक जीन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम संख्या में जीन मालूम है कितना? देखिए मैंने यहां पे लिख दिया है लिस्ट। वाई क्रोमोसोम 231, मात्र 231 जीन। और कहता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, लिख लीजिएगा जरूर, उस पे है 2968 ये जीन, यानी कि फर्स्ट क्रोमोसोम पे 2968 जीन है, ठीक है, और जो वाई क्रोमोसोम है उस पर मात्र 231। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, ये जो 30,000 जो जीन है उसमें मात्र 2, ये तो पहले बता चुके, 2% है जनरल प्रोटीन को कोड करने की, और 98% जो है वो क्या है, कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक बात और जानिए, यहाँ पे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, क्या सरकार ने कुछ इसके लिए कमीशन बनाया होगा? सरकार ने कुछ इसके लिए सोचा होगा? इसके कुछ इथिकल इश्यूज होंगे? अभी देखते हैं, अभी कोरोना की वैक्सीन हर जगह, इंडिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका, सब जगह, रसिया में, सब जगह चल रही है। इसमें वही देश आगे निकलेगा जिसके पास एक तो पैसे भी हैं, जिसके पास साइंटिस्ट का एक पूरा का पूरा चेन है, बेस्ट साइंटिस्ट का, जिसके पास ह्यूमन ट्रायल करने की, क्लिनिकल ट्रायल करने की सुविधा है, और उसमें अपना इंडिया भी पीछे नहीं है। एम्स में आज के डेट में, 20 जुलाई के डेट में एम्स में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है वैक्सीन का, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अपना इंडिया में एक बार फिर होंगे, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, जरूर होगा, देखिएगा, बिलीव, ठीक है, इन इंडियन पावर, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी। हो सकता है हम लोग, चाइना ने मतलब कोरोना को फैलाया और कोरोना का अंत हो सकता है इंडिया करे, ऐसे भी इंडिया शुरू से, ठीक है, शांति की बात करता है, शांति से रहता है। देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पे, महावीर का जन्म यहीं पे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पे, ठीक है, भगवान राम का जन्म यहीं पे, क्यों नहीं ये देश होगा महान, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो कोरोना की समाप्ति का शुरुआत भी यहीं से, इंडिया से, ठीक है, फैलाया हमारे पड़ोसी देश ने, समाप्त करेगा इंडिया, बिलीव, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि इसके ना इथिकल इश्यूज होंगे, कुछ सोशल इश्यूज भी होंगे, हो सकता है लीगल इश्यूज भी कुछ हो, तो इस सब के लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टार्टिंग में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं? कहता उसको बोलते हैं ELSI, ठीक है, इथिकल, सोशल, लीगल, ठीक है, टीम बनाई गई। क्लियर है पॉइंट? इसके लिए क्या बनाई गई, ठीक है, ELSI बनेगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टीम इसके, ठीक है, इथिकल इश्यूज को देखेगा, यानी कि इसका नाम ही है इथिकल, ठीक है, उसके बाद लीगल, सोशल इश्यूज टीम, ELSI, इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। क्लियर है पॉइंट? तो ये दिमाग में भी रखिएगा, ठीक है, और बाकी आपको बता ही दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब क्या आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में अलग से आपको दे रहा हूं, ठीक है, क्या है इंफॉर्मेशन, उसको देखिए। कहता है कि इधर से आपको पहले बताते हैं, कहता है कि अप्रोच ऑफ HGP कैसे करेंगे, अप्रोच, ठीक है, यानी कि ये जो HGP है इसका अप्रोच किस ढंग से किया गया है, यहां पे समझिए, बहुत ही सही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको ये समझने की जरूरत है। अब यहां पे समझने वाली बात है, अभी तक थी इंफॉर्मेटिव बात, अभी तक इंफॉर्मेशन था, उसको आपने डिस्कस किया, आपको याद हो गया, अब है समझने वाली बात। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस तरह से किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये कहा गया कि नहीं, ये सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड के लिए होगा, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के लिए, नॉन कोडिंग के लिए नहीं, ठीक है। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, यानी कि उसके लिए भी होगा। सबसे पहले तो ये क्या है, जीन सीक्वेंसिंग के लिए है, जीन का सीक्वेंस पता करना, जीन का पोजीशन पता करना, जीन का नंबर पता करना, जीन के अंदर हुए चेंजेस को पता करना, चाहे अंदर से हो चाहे इस पोजीशन वगैरह में हो। तो कहता है जीन सीक्वेंसिंग करते हैं मेनली, ठीक है। तो कहता है इसमें दो तरह से होती है, ठीक है, यानी अप्रोच ऑफ HGP दो तरह का होगा। पहला सीक्वेंसिंग ऑफ, ठीक है, ओनली कोडिंग पार्ट ऑफ DNA,
सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। और दूसरा है, ठीक है, दूसरा है ब्लाइंड अप्रोच, ठीक है। क्या है? ब्लाइंड अप्रोच। अच्छा, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे ईएसटी। इसको क्या बोलेंगे? ईएसटी। हम ईएसटी बोल रहे हैं, आप जीएसटी मत समझिएगा, ठीक है। जीएसटी मत समझिएगा, ईएसटी बोल रहा हूं, ठीक है। जीएसटी के मीनिंग अलग अलग सब लगाते हैं। राहुल गांधी उसका लगाते थे मीनिंग, ठीक है, गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं, ठीक है, केजरीवाल जी वाला आम आदमी नहीं हूं, बट एक आम आदमी हूं। मैं ये जानता हूं कि पहले अगर मैं खाने पीने वाला आदमी हूं, पहले एक होटल में, एसी होटल में जाता था, तो 3 तरह के टैक्सेस लगते थे, ये सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, एसी टैक्स। अभी मैं जाता हूं अगर होटल में, 6% बिल पे टैक्स लगता है, उसमें सब टैक्स इंक्लूड है। तो किसी के लिए फायदा है, किसी के लिए नुकसान है। किसी चीज पे जीएसटी ज्यादा है, किसी पे कम है, फिक्स तो हो गया, लोग एडेप्ट तो हो गया, सारे टैक्स से मुक्ति तो मिल गई। एक टैक्स लग रहा है ना, ठीक है। अगर हम दुकान की बात करते तो ठीक है, उसके बाद बिजली पानी सब तो आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बैठे बैठे कि भाई हम यहाँ से निकलें और सीधे एक्सप्रेस वे पे हमारी गाड़ी खराटे मारते हुए, फराटे मारते हुए चले, तो उसके लिए आपको पेड भी तो करना पड़ेगा। देते हैं हम लोग, छोटे से आदमी हैं, फिर भी 3-4 लाख 5 लाख साल में इनकम टैक्स दे देते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी नहीं है, फिर भी 5 लाख देते हैं सरकार को, और गर्व से कहते हैं कि मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, ठीक है, कुछ कमाते हैं, सरकार को भी देते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, ठीक है। तो ईएसटी याद रखिएगा, जीएसटी नहीं याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स, ये क्या है? सीक्वेंसिंग ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अप्रोच 2 तरीके से है। पहला क्या है? ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स, ईएसटी, याद रखिए। दूसरा क्या है? ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच में, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि कोई आदमी अच्छा काम भी कर रहा है, कोई आदमी खराब काम भी कर रहा है। अब जैसे धृतराष्ट्र, महाभारत में धृतराष्ट्र अच्छा काम भी करता था और खराब काम भी करता था, पुत्र मोह में अंधा भी हो गया था, बट धृतराष्ट्र, ठीक है, एक तरह से मतलब कुछ पॉइंट पे अच्छा भी था, ठीक है। वो अपने बेटे के लिए जितना सोचता था, यही उसकी एक गलती थी, जरूरत से ज्यादा सोच लिया, ठीक है। तो कहता है कि मतलब गुस्सा कब आता है? तो आपको धृतराष्ट्र पे, दुर्योधन पे महाभारत देखने के टाइम में गुस्सा आया था कि नहीं? आया होगा, जरूर आया होगा। तो कहता है कि गुस्से में क्या बोलते हैं? एनवाइंग, यानी कि एनवाय होना, मतलब गुस्सा। कहता है वो तो उस पर पूरी तरह एनवाय है, ठीक है। आई एम एनवाइंग, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, गुस्सा हो रहा है। कहता है कि जब आप अपने मर्जी की करते हैं ना, तो हैप्पीली आप सब कुछ करते रहते हैं। जब आप बिना मर्जी का नहीं करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसे भी चलती है लाइफ में, ठीक है, जो आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि ब्लाइंड अप्रोच, इसमें क्या है? बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, ये दोनों को सीक्वेंसिंग करेगा, कोडिंग पार्ट को भी और नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए को भी सीक्वेंस करेगा, ठीक है। तो कहता है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस एनोटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस एनोटेशन, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन? तो एक कहिएगा, ठीक है, ईएसटी, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा क्या बोलिएगा? ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन, याद रखिएगा। सीक्वेंस एनोटेशन, ब्लाइंड अप्रोच, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की सीक्वेंसिंग की जाएगी, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए का भी और नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए का भी। और इसमें, ठीक है, सिर्फ क्या होगा? कोडिंग पार्ट का ही सीक्वेंसिंग की जाएगी। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन है अभी तक, ये मैं बताइए, ये आपको मैं रब कर दूं, रब कर देता हूं, तो आपको भी लगेगा कि हाँ बोर्ड हल्का हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए,
अब देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। अब देखिए है क्या, कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि अब अप्रोच ऑफ एचजीपी तो हमने पढ़ लिया, अप्रोच तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ डीएनए, ठीक है, यानी कि ये जो मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर जो है, ठीक है, उसको हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो कहता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कहता है सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, होस्ट सेल में डीएनए के ट्रांसफर के मैकेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए या डीएनए एक्सट्रैक्शन। उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, उसी का जो आपके मन में है, मॉलिक्यूलर सीजर। और मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम को, आरई को, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। कीजिए यूज, ठीक है, किसका, मॉलिक्यूलर सीजर का। तो कहते हैं मेथड ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है, का यूज करेंगे। इसमें हम दो तरह की बात करेंगे, देखिए यहां, इसमें हम माइक्रोसैटेलाइट की बात करेंगे, माइक्रोसैटेलाइट, ठीक है, और दूसरा बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल बताने वाला हूं, आप वेट कीजिए 2 मिनट। माइक्रोसैटेलाइट तो आपने पढ़ा है, ठीक है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रोसैटेलाइट याद होगा, ठीक है। ये जो माइक्रोसैटेलाइट है उसमें कितने बेस पेयर थे, ठीक है, माइक्रो में थे 1 to 8 बेस पेयर, ठीक है, और मिनी सैटेलाइट में कितने थे, 10 से लेके 60 बेस पेयर, याद होगा आपको, ठीक है, जिसको VNTR बोलते थे, वो था मिनी सैटेलाइट, ठीक है, और जिसको बोलते थे STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, वो क्या था, माइक्रोसैटेलाइट्स। क्लियर है पॉइंट। और ये क्या है, इस पर मैं अभी भाषण दूं, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत मजेदार तरीके से बताएंगे। अब आइए, कहते हैं इसमें अब करते हैं क्या है, कहते हैं फ्रेगमेंट्स हमने निकाल लिया, एक्सट्रैक्शन डीएनए का कर लिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर लिया, उसको फ्रेगमेंट में हमने कलेक्ट कर लिया डीएनए। अब ये फ्रेगमेंट को हमें ट्रांसफर करना है होस्ट सेल में, ट्रांसफर करना है होस्ट सेल में, ठीक है, समझ गए। तो कहता है कि हमें एक बंदे को सुबह सुबह दिल्ली भेजना है, उसको दिल्ली ट्रांसफर करना है, ठीक है, यहां से। तो कहता है उसके 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो हमारे पास अपना कोई व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल हो, ठीक है। तो कहता है कि मेरा अपना व्हीकल जो है वो है टोयोटा कोरोला, और जो दूसरे बंदे का जो व्हीकल है वो है छोटा सा एक गाड़ी है i10, ठीक है। तो कहता है कि जो बंदा को हम भेज रहे हैं ना, वो बंदा थोड़ा रईस तो है ही, दूसरा कि थोड़ा साइज में बड़ा है, ठीक है, और है 4 आदमी। तो 4 आदमी को टोयोटा कोरोला में हम जितना कंफर्ट ढंग से भेज सकते हैं, थोड़ी लंबी गाड़ी होती है, ठीक है, तो उतना कंफर्ट ढंग से हम उसको i10 में, i10 कहते हैं, हाँ ठीक है, i10 में नहीं बैठा सकते, या मान लो कि हम उसको, ठीक है, छोटे K10 में नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो कहता है उसको मतलब किस में भेजेंगे, उसको भेजेंगे टोयोटा कोरोला या टोयोटा इनोवा में भेजेंगे, ठीक है। तो कहता है कि बड़े गाड़ी, यानी कि आपके पास यहां जीन को ट्रांसफर करने के लिए 2 गाड़ी अवेलेबल है। एक क्या है मालूम है, एक गाड़ी का नाम है याक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक गाड़ी का नाम है बाक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक का नाम है बाक, दूसरे का नाम है याक। याक जो है उसमें जीन को रखने की क्षमता ज्यादा है, जीन को कैरी करने की क्षमता ज्यादा है। ये दोनों क्या है मालूम है, जीन टैक्सी हैं, ठीक है, ये दोनों जीन टैक्सी हैं, वेक्टर हैं, वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं, याक भी वेक्टर हैं और
बाक भी वेक्टर है, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी वेक्टर है और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी वेक्टर है। क्लियर है? हाक भी और बाक भी। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? यानी हाक और बाक दोनों जीन टैक्सी, और इसी दोनों जीन टैक्सी का यूज करेंगे। उसमें से भी किसको फेवरेट करेंगे, किसको यूज करेंगे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किसका यूज किया गया? तो कहता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया गया। क्यों? जितना नंबर ऑफ जीन ट्रांसफर करना था उसके लिए ईस्ट इज मोर सुटेबल, ईस्ट में ज्यादा जीन कंपनसेट हो सकता था, इसलिए उसको यूज किया। यानी कि ईस्ट नामक जीन टैक्सी इज मोर सुटेबल देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी याक इज मोर सुटेबल एंड स्पेसियस फॉर ये रेदर देन क्या बोलिएगा, बाक। ठीक है, तो अब इसके थ्रू क्या करेंगे? होस्ट सेल में डालेंगे। ये देखिए होस्ट सेल का हिसाब किताब मैंने यहां पे बताया था। कहता है होस्ट सेल में डालेंगे, तो कहता है कि होस्ट सेल जब डालेंगे ना, किसके लिए? उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, पर कॉपी नंबर बढ़ाने के लिए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ऐसे करेंगे। कहते हैं इसमें किसका यूज करते हैं? कहते हैं सेंगर्स मेथड। ये कभी कभी पूछ देगा, किसका यूज करते हैं? सेंगर्स मेथड। याद रखिएगा, सेंगर्स मेथड का यूज करते हैं। बोलिए क्लियर है पॉइंट? उसमें किसका यूज करते हैं? सेंगर्स मेथड। ठीक है, सेंगर्स मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, RFLP, RFLP। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो कहता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ठीक है, लेंथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। देखिए मैं इसको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने, ठीक है, डीएनए लिया, ठीक है, ये लिया मंकी का, ये लिया ह्यूमन का, ठीक है, दो का लिया, किसी का भी लिया। यहां पे भी आपने इकोराई डाला, यहां पे भी आपने इकोराई डाला, या यहां पे भी आपने हिंद2 डाला, यहां पे भी आपने हिंद2 डाला। ये क्या है? ये एक्चुअली में क्या है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये अगर आपको रिफ्लेक्ट करता होगा तो मैं आपको बता दूं, हमने लिया इकोराई, ECOR1, ECOR2, ठीक है, ECOR1 ह्यूमन के लिए, ECOR2, ठीक है, किसके लिए? मंकी के लिए, ठीक है, ये मंकी के लिए। ये किसके लिए? तो कहता है ये हमने लिया ह्यूमन के लिए, इसको मैंने डाला। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा मालूम? ये उसको काटेगा डिफरेंट साइट पे, जितने मतलब साइट से वो काट सकता है। मान लीजिए इसको इसने काटा 6 साइट पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब इस पे हमने दिया, इसको काटा, ठीक है, 2 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड पे इसको काटा। अब बताइए, ठीक है, ये जो हमारा छोटा छोटा जो टुकड़ा मिला है, ये क्या मिला है? फ्रेगमेंट। इसका एक पार्टिकुलर लेंथ है और कई रूपों में मिला है, ठीक है। और किसके कारण मिला है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के एक्शन के कारण मिला है। तो इसलिए नाम इसका क्या पड़ा? रेस्ट्रिक्शन। हमने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज किया। फ्रेगमेंट, टुकड़ों टुकड़ों में उसने काट दिया। लेंथ, ठीक है, इसका ये पार्टिकुलर लेंथ, इसका ये पार्टिकुलर लेंथ, ये सब का एक पार्टिकुलर लेंथ है, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन कई रूपों में पाया गया। तो अब देखिए क्या हुआ है ह्यूमन में, ठीक है, 7 फ्रेगमेंट है। कितने फ्रेगमेंट है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, इसको भी लगा लीजिए यहां तक 5, ठीक है, ये 5, इसमें 5 मिला।
और उसमें 7 मिला। ठीक है, अब ये दोनों को एक जेल प्लेट पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? जेल प्लेट पे, जेल प्लेट पे रखेंगे। ठीक है, और जेल प्लेट पे रख के दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जानते हैं दोनों में कंपैरिजन करेंगे क्या? मान लीजिए उसमें डीएनए फ्रेगमेंट के कितने लाइन है? 7, और इसमें डीएनए फ्रेगमेंट के कितने लाइन है? 5। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और मान लीजिए कि एक और वहां पे हम रख दें हॉर्स, उसमें डीएनए फ्रेगमेंट के 6 मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट के 6 हो। ठीक है, कितने हो? 6। ठीक है, 6 हो, उसमें हो 6, तो हम कहेंगे हॉर्स इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन, मंकी इज फार मतलब डिस्टेंस पे है। मंकी क्या है? थोड़ा दूर, ज्यादा डिस्टेंस पे है फाइलोजेनेटिकली, ये बोलेंगे। और फाइलोजेनेटिकली अगर मंकी में इसमें उसमें 7, ह्यूमन में 7, मंकी में 6, ये लाइन यानी कि कौन सा लाइन? यही रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन यानी कि RFLP, ये अगर जितना नंबर में क्लोजली होगा, मतलब जितना मैचिंग हो जाएगा ना इवोल्यूशनरी, वो दोनों एक ग्रुप में आएगा। इवोल्यूशनरी वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होगा। तो बताइए ये RFLP जो है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, इसका यूज क्या है? तो कहता है इवोल्यूशनरी रिलेशन एक्सप्लेन, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बोलिए क्लियर? यानी कि ये मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है कि कौन किसके कितना क्लोज है। उसके लिए क्या निकालते हैं? RFLP, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमराइजेशन। अब आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, पूरी तरह समझ गए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट। जितना मैक्सिमम हो सकता था आपको मैंने इसमें आपको बताया। ठीक है, यानी कि टोटल जितना इंफॉर्मेशन था, मैक्सिमम जो नीट के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो आशा है कि आप पूरा समझ गए होंगे। और कहता है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहने को टॉपिक के वाइज खत्म हो गया, बट इस पर 2 वीडियो और देंगे आपको। एक वीडियो जो होगा उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का NCERT का थोड़ा सा व्यू होगा, और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें और NCERT से अलग वो भी होगा। वो 15-20 मिनट का वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो होगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होगा अब आप सुनिएगा। दूसरा जो होगा वो होगा एक ऐसा वीडियो जिसमें थोड़ा जेनेटिक बैलेंस थ्योरी होगी कि जेनेटिक बैलेंस थ्योरी के अनुसार ये है क्या थ्योरी। थोड़ा ट्विंस पे होगी बात, थोड़ा सेक्स इन्फ्लुएंस जीन पे होगी, सेक्स लिमिटेड जीन्स पे होगी। यानी कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो NCERT से अलग है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके लिए एक वीडियो कल आपको दिया जाएगा। यानी कि 2 वीडियो होगा। एक हो सकता है कि 30 मिनट का वीडियो, एक 20 मिनट का हो, या 25-25 मिनट का, दोनों देख लेंगे। बट 2 वीडियो आपको मिलेगा 25 से 45 मिनट का, इस पे वो मिलेगा कल। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। उसमें पढ़ेंगे कोरोना तेरी कहानी तुम्हारी ही जुबानी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे चैनल की हर वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, आपके दोस्तों को अच्छी लगती है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।